नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुभव मैथ्स अकेडमी में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि हिस्ट्री क्या है और इतिहास में सोर्सेस कैसे इस्तेमाल होते हैं, कौन-कौन से सोर्सेस हैं जिसके बेसिस पे इतिहास लिखा जाता है। फिर हमने एक स्पेशली एक वीडियो देखा जिसमें हमने ये देखा कि कौन से विदेशी यात्री भारत में आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतिहास लेखन में जो प्रमुख विचारधाराएँ हैं, वो किस तरह की हैं और कौन-कौन सी हैं, जिसके बेसिस पे इतिहास लिखा जाता है। अगर हम देखें तो इतिहास लेखन में इतिहास को कोई व्यक्ति लिखता है और वह व्यक्ति किसी समाज से आता है, उसकी अपनी विचारधारा होती है और जिस विचारधारा के बेसिस पे वो इतिहास को लिखता है। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होगी इतिहास को देखने की। तो ये सब चीज़ें हमने इतिहास में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो विचारधारा में जब हम देखेंगे, तो विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न ग्रुप से आएँगे, जो इतिहास के बारे में लिखेंगे। हर व्यक्ति जिस ग्रुप से होगा, उस विचारधारा को ज़्यादा प्रमोट करेगा इतिहास में और अपनी बातों को साबित करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेगा। तो इसमें हम देखेंगे प्राच्यवादी विचारधारा, इवेंजिकल विचारधारा, क्रिश्चियन लेशन की विचारधारा, ब्रिटिश शासकों की विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा, हीगल की विचारधारा और मार्क्स की विचारधारा और उसके बाद राष्ट्रवादी विचारधाराओं को भी हम देखेंगे। इन विचारधाराओं के तहत इतिहास लिखा गया है और इनको हम वन बाय वन देखेंगे। देखिए इस वीडियो का फायदा क्या होगा? इस वीडियो के बाद जब आप इतिहास पढ़ेंगे, तो आप ये देखिए इतिहास को किस विचारधारा के लेखक ने लिखा है, किस विचारधारा का लेखक है और जिस विचारधारा का लेखक होगा, उस विचार का प्रभाव होगा उस इतिहास लेखन में। जैसे मान लेते हैं अगर कोई नारीवादी विचारधारा है, तो वो क्या करेगा? नारियों को प्रमुख दिखाएगा इतिहास में, ज़्यादा मुख्य भूमिका में रखेगा। तो इतिहास लेखन में जो विचारधारक है, वो अपनी विचारधारा में अपनी जो जिस विचार को वो सपोर्ट कर रहे होंगे, उस विचारधारा को केंद्र में रखकर इतिहास को लिखेंगे। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्सवादी विचारधारा समाजवाद को सपोर्ट करेगी और पूंजीवाद का विरोध करेगी। वो अपने इतिहास लेखन में हमेशा ये दिखाना चाहेगी कि समाजवाद किस तरह से अच्छा है और पूंजीवाद किस तरह से बुरा है और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये साबित करने की कोशिश करेगी कि समाजवाद अच्छा है। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि इतिहास लिखा ही क्यों जा रहा है? इतिहास लेखन में हमको ये बात जानना होगा कि इतिहास क्यों लिखा जा रहा है? किसी विषय में क्यों लिखा जा रहा है? तो इस विषय में रोमिला थापर अपना एक विचार रखती है कि इतिहास का लक्ष्य अतीत को संरक्षित करना है। मतलब इतिहास इसलिए लिखा जाता है जिससे हम अतीत को संरक्षित कर पाएँ, जिससे हम उसका क्या कर पाएँ? भविष्य के लिए भविष्य के लिए उपयोग कर पाएँ। ये एक तरीके से समझिए एक्सपीरियंस देता है। एक्सपीरियंस देगा किसको? समाज को, कि वो बीती हुई घटनाओं के आधार पर करंट समाज को और आने वाले समाज को एक रेफरेंस दे सकें कि इतिहास में ऐसा हुआ था और इसी के आधार पे वो बताते हैं कि भविष्य में ऐसी होने की संभावना है। तो इतिहास लेखन में रोमिला थापर ने जो विचार रखे उसमें उन्होंने 2 स्वरूप को बताया। एक उन्होंने बताया कि अंतर्निहित इतिहास होता है, दूसरा उन्होंने बताया कि अभिव्यक्त इतिहास होता है। अंतर्निहित इतिहास का मतलब बहुत सामान्य में समझिएगा, व्यक्ति के अंदर का इतिहास और दूसरा अभिव्यक्ति इतिहास का मतलब हो गया कि जो वो व्यक्त कर रहा है। अंतर्निहित इतिहास का मतलब इस एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर किसी समाज के विषय में क्या विचार रखता है और दूसरा अभिव्यक्ति इतिहास में वो ओवरऑल समाज के विषय में क्या रखता है अपने विचार। तो इसलिए ऐतिहासिक चेतना के लक्ष्य से ये इतिहास में कुछ व्यक्तियों को, कुछ समाज को, किसी राजवंश को केंद्र में रखकर इतिहास को लिखेगा और अभिव्यक्ति इतिहास है वो आत्म सचेत ऐतिहासिक चेतना में अधिक प्रमाणित होगा। देखिए क्योंकि ये
ऐतिहासिक चेतना के लक्ष्य से है और इसमें इसके व्यक्तिगत विचार हैं। तो जब व्यक्तिगत विचार होंगे तो उसमें जो भावनात्मक होगी जो भावनात्मक समझ होगी, वो ज़्यादा प्रभावी होगी और अभिव्यक्ति इतिहास में प्रामाणिकता या हमें यहाँ कहें हम साक्ष्य मुख्य भूमिका में ज़्यादा रहेगी। ऐसा नहीं कि इसमें साक्ष्य नहीं रहेगा, ऐतिहासिक चेतना में या अंतर्निहित इतिहास में साक्ष्य नहीं होगा, लेकिन अभिव्यक्ति इतिहास में साक्ष्य ज़्यादा मुख्य भूमिका में रहेंगे और अंतर्निहित इतिहास में व्यक्तिवाद या भावना कोई वो अधिक केंद्र में रहेगी। तो जो ये अभिव्यक्ति इतिहास है वो क्या करेगा, अधिकतर राज्य के विषय में और समाज से जुड़ा हुआ होगा और जो ऐतिहासिक चेतना के लक्ष्य से लिखा गया है, मिथक, एपिक आदि का अधिक प्रभाव रहेगा। इस पे मिथकों का भी प्रभाव रहेगा और ये क्या होगा, अधिकतर वंश से और समाज से जुड़ा होगा और ये राज्य से। तो जैसे ये इसमें हो सकता है कि कोई दलित समाज के विषय में लिखे, लेकिन इसमें क्या लिखा जाएगा, ओवरऑल समाज के विषय। अब हम इसमें देखते हैं कि इतिहास लेखन के जो दृष्टिकोण है, एक तो आप देखा प्राच्यवादी दृष्टिकोण है, दूसरा आप उपयोगितावादी है, तीसरा आप देखिए इवेंजिकल विचारधारा है, चौथा आप देखिए हीगल की विचारधारा है और क्रिश्चियन लेशन की विचारधारा है, मार्क्स की विचारधारा है, ब्रिटिश प्रशासनों की विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है और मार्क्सवादी विचारक। एक एक करके डिटेल में हम देख लेते हैं। इतिहास लेखन के जो दृष्टिकोण में जो प्राच्यवादी, उपयोगितावादी और इवेंजिकल विचारधारा है, ये कह सकते हैं कि विचारों का समूह। ये विचारों का एक तरीके से समूह है। तो प्राच्यवादी विचार क्या कह रहे हैं, ये कब लिख रहे हैं, 18वीं से 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, जब यूरोपीय भारत आते हैं, यूरोपीय क्या करेंगे, भारत आएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, भारतीय समाज को समझने चाहेंगे, भारतीय समाज को समझना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। और क्यों समझना चाहेंगे, समाज पर नियंत्रण के लिए या प्रशासन के लिए। तो जो ये भारत के प्राचीन ग्रंथ होंगे, उनका क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। जैसे आपने सुना होगा मनुस्मृति का अनुवाद होगा, कोड ऑफ चिंटू लॉस के नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद होगा, आप देखेंगे। तो ये दरअसल क्या करना चाहेंगे, क्योंकि इनको भारतीय समाज को समझना है और भारत में विविधता बहुत ज्यादा है, यूरोप में उतनी भी विविधता नहीं थी जिस समाज से आए थे। तो भारतीय समाज को समझने के लिए इन्होंने भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और उनको अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया और उसको समझने का प्रयास किया और उसके बेसिस पर फिर ये भारत के विषय में इतिहास लिखते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये भारतीय ग्रंथों का पहले तो अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, दूसरा अब जो इनके विचार होंगे, उन विचारों में इनके अपने विचारों का भी योगदान होगा। मतलब भारतीय समाज को तो ये देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके अपने विचार भी उसमें शामिल होंगे और उसके बेसिस पे इतिहास लिखेंगे। इसमें देखिए, अगर विलियम जोन्स, होलब्रुक, मैक्स मुलर और जेम्स प्रिंसेस आदि प्रमुख रहेंगे। ये आर्यों पर केंद्रित होंगे और मैक्स मुलर के अनुसार आर्य सक्रिय नहीं थे, निष्क्रिय थे, जुझारू नहीं, मननशील थे। मतलब ये कहते थे कि आर्य जो है वो परलोकवाद में व्यस्त है। परलोकवाद मतलब मृत्यु के बाद। तो ये कहेंगे ये सक्रिय नहीं है क्योंकि ये जीवन पर केंद्रित नहीं है, जीवन पर केंद्रित नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद ये जीवन पे ये केंद्रित है। ये परलोक की बात करेंगे, ये बात करेंगे कि जब हम मरेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, अगला जन्म हमारा कैसे होगा, इस बारे में बातें करेंगे। तो ये ऐसा कह रहे कि आर्य जो है वो मननशील अधिक है, आर्य जो है वो मननशील अधिक है और वो परलोकवाद की अधिक चिंता कर रहे हैं। इनका विकास वॉरेन हेस्टिंग के समय में अधिक हुआ है। विलियम जोन्स, विल्किंसन आदि ने इसे आश्रय दिया। तो ये जो प्राच्यवादी विचारक हैं,
ये देखिए, ये मुख्यतः क्या होगा, ये क्या करेंगे, भारतीयों को नीचा दिखाएँगे कि भविष्य में तो क्या, आप तो हमेशा से ही अ, पिछड़े हुए लोग थे, और उसके बेसिस पे ये जस्टिफाई करेंगे कि हम इस समाज में एक परिवर्तन लाएँगे, जिससे समाज के हर तबके को लाभ हो। और अब ये भारतीय प्राचीन ग्रंथों की कमियों को समाज को दिखाएँगे और उस तरह से इतिहास लेखन करेंगे, जिससे ये साबित हो पाए कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है। तो ये प्राच्यवादी विचारधाराओं का एक लक्ष्य है। लेकिन फिर अगर अगर ऐसा है तो इसका इतिहास में क्या भूमिका है? इसकी इतिहास में तब भी भूमिका इस ऐसे है कि इन्होंने ही इतिहास लेखन प्रारंभ किया। इतिहास लेखन प्रारंभ किया एक तरीके से। किसने? पश्चिम के देशों ने। तो पश्चिम के देशों ने ही भारत का इतिहास लेखन प्रारंभ किया और उसमें प्राच्यवादियों की प्रमुख भूमिका रही है। दूसरी विचारधारा जो है, वो उपयोगितावादी विचारधारा है, जिसमें जेम्स मिल के नेतृत्व में ये शुरू हुआ कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का मतलब आप समझिए 1700 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में। इसमें क्या है, इस विचारधारा में यदि प्राचीन व्यवस्था से अधिकतम खुशी मिलती है, तो इसे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा कोई नई व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। ये पहले कहेंगे कि जो अगर प्राचीन व्यवस्था है, तो प्राचीन व्यवस्था अगर सुख दे दे, सुख है तो ठीक है, और सुख नहीं है तो गलत है। और उसके बाद कहेंगे कि प्राचीन व्यवस्था में क्योंकि अधिकतम लोगों को सुख नहीं मिल रहा, अधिकतम मतलब समाज के सभी वर्ग को सुख नहीं मिल रहा है। तो इस प्राचीन विचारधारा जिससे समाज को, सारे वर्ग को सुख नहीं मिल रहा है, इस प्राचीन व्यवस्था को बदल देना चाहिए और एक नई व्यवस्था कायम कर देनी चाहिए। तो ये भी यही दिखाएँगे कि भारत की जो व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है, भारत की जो प्राचीन व्यवस्था है, वो क्या है? वो खराब है और हम इसमें क्या करके परिवर्तन करके इसको क्या करेंगे? अच्छा बना, इस तरह की बातें ये लोग भी करेंगे, उपयोगितावादी विचार। और इस ये मुख्य केंद्र में क्या रखेंगे? उपयोगिता केंद्र में रखेंगे, मतलब समाज का जो हर वर्ग है, उसको अधिकतम खुशी नहीं मिल रही है इस आज के भारतीय समाज से, तो इसलिए ये अपनी विचारधारा को भारतीय समाज पे लागू कराना चाहेंगे। इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारतीय व्यवस्था अधिकतम लोगों की खुशी के लिए संपादित नहीं है। भारत में जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छी नहीं है। यहाँ क्या है, वर्ग संघर्ष है और जो केंद्रीकरण का मतलब समाज के सारे सुख के साधनों पे, सारी संपत्ति पे कुछ लिमिटेड लोगों का अधिकार है और वही समाज को चला रहे हैं। ज़्यादातर समाज का वर्ग वंचित है सुख-सुविधाओं से और अवसर से, और ये फिर ये साबित करना चाहेंगे, इसलिए हमको नई व्यवस्था अपना लेनी चाहिए और वो नई व्यवस्था किसको प्रमोट करेंगे ये? ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन। जेम्स मिल की पुस्तक जो 1817 में आपने पढ़ी थी, उस पुस्तक को इसी विचारधारा के आधार पर, जो अगली विचारधारा हम देखेंगे वो है इवेंजिकल विचारधारा। इवेंजिकल विचारधारा क्या कह रही है? अलेक्जेंडर डफ इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब इन्होंने शुरू किया था। ये उपयोगितावाद के साथ भारत में न्याय, शिक्षा, समाज आदि में परिवर्तन के साथ धर्म को भी बदलने की बात करेगा। देखिए, उपयोगितावादी क्या कह रहे हैं कि अधिकतम लोगों को खुशी मिले, इनकी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। ये कहेंगे कि देखो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अधिकतम लोगों को खुशी नहीं मिल रही है। उसका कारण है, ये कहते हैं कि धर्म कारण है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और फिर ये साबित करेंगे कि कुछ धर्मों का नियंत्रण है समाज के नेतृत्व में और वो धर्म के लोग ही समाज चला रहे हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं, उनकी प्रशासन में भूमिका नहीं है। तो उन सबको जिनकी प्रशासन में भूमिका नहीं है, उनको सबको प्रशासन में अगर लाना है, उन सबकी सहभागिता हो, तो उसके लिए ये क्या कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करवा दो। धर्म परिवर्तन की बात करते हैं कि अगर सबका धर्म एक हो जाए, तो सबके लिए आसान हो जाएगा कि समाज सही से चले। और उसके लिए फिर ये कहेंगे कि सबको क्या करो, सबको ईसाई बना दो।
इवेंजिकल विचारधारा ईसाईकरण पर फोकस है। ये जस्टिफाई करेंगे कि क्यों सभी भारतीयों को ईसाई बन जाना चाहिए। उस बात को ये जस्टिफाई करेंगे हिस्टोरिकल एविडेंसेस के थ्रू। और इससे क्या होगा, जो भारत का दलित समाज है, भारत का दलित समाज उस और पिछड़ा हुआ समाज जो है, पिछड़ा हुआ समाज जो है, कमजोर वर्ग है, उन सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे कि देखिए हम जो व्यवस्था ला रहे हैं उसमें हम सबकी बराबरी की बात कर रहे हैं। अभी आपके देश में जो व्यवस्था है उससे क्या हो रहा है, कुछ लोगों के पास नियंत्रण है, कुछ धर्म के लोगों के पास नियंत्रण है, और इसमें ये क्या करेंगे कि धार्मिक जो विवाद है धार्मिक विवाद है उनको प्रमोट कराएंगे ऐतिहासिक साक्ष्यों के। यदि इनके अनुसार क्या कह रहे हैं, भारतीयों को ईसाई बना दिया जाए तो शेष व्यवस्था करना आसान हो जाती है। ये कह रहे हैं कि सबको ईसाई बना दो, और उससे क्या होगा कि भारतीयों का विकास ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। अब इतिहास लेखन के विविध दृष्टिकोण में हम देखेंगे, अगर हीगल, क्रिश्चियन लेशन और मार्क्स का, तो ये क्या है, व्यक्ति की विचारधारा है, मतलब किसी एक व्यक्ति की विचारधारा है जिसको लोगों ने बाद में माना है। हीगल क्या कह रहा है, हीगल कह रहा है कि इस पे जेम्स मिल का प्रभाव था हीगल पे, और किसी समाज का परिवर्तन बौद्धिक द्वंद्व के बाद होता है। ये कह रहा है देखो समाज है और हर समाज में व्यक्ति होंगे, व्यक्ति में क्या होगा, बौद्धिक क्षमता होगी, बौद्धिक क्षमता होगी हर व्यक्ति की। इस बौद्धिक क्षमता से तर्कवाद जन्म लेगा, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि देखो समाज है, हर समाज में व्यक्ति होगा और हर व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता होगी, तर्कवाद उससे जन्म लेगा। और तर्कवाद मतलब विभिन्न बौद्धिक क्षमता के लोग होंगे तो उनका पक्ष विपक्ष होगा किसी बात को लेकर, और उस पे भी वो तर्कवाद करें, और तर्कवाद के बाद जो निर्णय आए, तर्कवाद के बाद जो निर्णय आए जो सिद्ध हो जाए, मतलब तर्कवाद के बाद जो बात सिद्ध हो जाए उस पे निर्णय आए और उसके हिसाब से समाज चले। तो हीगल साहब क्या कह रहे हैं कि हीगल का क्या है कि ये जो बौद्धिक क्षमता है और बौद्धिक क्षमता के बाद जो तर्कवाद होता है, इससे ही एक समाज बनता है। इससे क्या है, एक समाज बनेगा जो उत्तम समाज होगा। ठीक है? फिर ये कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय बौद्धिक क्षमता चाहते ही नहीं है, बौद्धिक द्वंद चाहते नहीं है और परिवर्तन के विरोधी है, इसलिए भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है। ये क्या है, भारतीय समाज क्या हुआ, पिछड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि क्या ये इनकी बातें सच है। तो हीगल का दृष्टिकोण है कि भारत तर्कवाद को समर्थन नहीं दे रहा है, बौद्धिक द्वंद चल रहा है। तो जब देखेंगे राष्ट्रवादी लेखक लिखेंगे तो इन सबके विरोध में जब वो लिखेंगे और जस्टिफाई करने चाहेंगे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को, भारतीय समाज को, तो वो इनके उत्तर भी देंगे। तो हीगल ने साबित करना क्या चाहा, बौद्धिक द्वंद का अभाव है भारतीय समाज में, और उसके बेसिस पे इन्होंने इतिहास को लिखा है। अगली विचारधारा है क्रिश्चियन लेशन की विचारधारा। क्रिश्चियन लेशन क्या कहता है, ये हीगल की तरह ही सोच रहा है, लेकिन ये मान रहा है कि नहीं, भारतीय समाज में थोड़ा बहुत जो बौद्धिक द्वंद है वो होता है, क्योंकि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल भारत में आया है। मतलब भारत में क्या हुआ है कि परिवर्तन हुआ है, और हीगल की जो विचारधारा की परिवर्तन कैसे हो गया, बौद्धिक द्वंद से, बौद्धिक द्वंद से और तर्कवाद से। तो भारतीय समाज तर्कवादी और बौद्धिक द्वंद रहा है भारतीय समाज में, क्रिश्चियन लेशन का दृष्टिकोण है, और ये मानते हैं कि थोड़ा रहा है, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं रहा है, पर थोड़ा-थोड़ा रहा है, जिससे ये लोग परिवर्तन को थोड़ा-थोड़ा तो स्वीकार कर रहे हैं। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, इसका उदाहरण ये देते हैं कि इसी वजह से आया, क्योंकि हिंदुओं ने बाद में मुस्लिमों को स्वीकारा, और हिंदू काल में मुस्लिमों ने हिंदुओं को स्वीकारा था, और ब्रिटिश काल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ब्रिटिशों को स्वीकारा है। तो इसलिए जो भारतीय समाज है वो चिंतनशील रहा है, पर इतना नहीं जितना होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे मार्क्स का दृष्टिकोण। मार्क्स का दृष्टिकोण आप बहुत ज़रूरी है, इसको देखिए। ये क्योंकि ये कार्ल मार्क्स को अगर आपको याद हो, तो जो रूसी क्रांति हुई रूसी क्रांति हुई, उसके बेसिस पे वहाँ पे कार्ल मार्क्स सबसे ज़्यादा उभर के आते हैं, और उस रूसी क्रांति में भी इनका लक्ष्य क्या था? समाजवाद। समाजवाद। अगर आप जैसे रूसी क्रांति पढ़ेंगे, तो रूसी क्रांति में क्या विचार आ रहे हैं कि प्रशासन में प्रशासन में मज़दूरों की भूमिका हो, प्रशासन में मज़दूरों की भूमिका हो,
और इससे ये क्या कह रहे हैं कि समाजवाद होगा। फिर ये क्या कहेंगे, मजदूरों के संगठन को एक होना चाहिए। और सारे मजदूर मिलके यूनियन बना के काम करें। उस बेसिस पे कार्ल मार्क्स अपनी विचारधारा रखेंगे और रूसी क्रांति में ये बहुत प्रभावशाली होगा। समाजवाद के बाद जो रूस का जो परिवर्तन होगा, वो बहुत प्रभावशाली दिखेगा पूरी दुनिया को। और कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण उसमें बहुत उभर के सामने आएगा पूरी दुनिया के सामने कि वास्तव में ये दृष्टिकोण सही था। तो कार्ल मार्क्स भी जब लिखते हैं भारतीय समाज के बारे में, तो वो भी क्या अपनी विचारधाराओं को केंद्र में रख के ही इतिहास लिखेंगे, भारतीय समाज का भी। तो मार्क्स का जो दृष्टिकोण है इतिहास लेखन में, उसके आप देखिए क्या कहे कि भारतीय समाज परिवर्तनशील नहीं था, निरंकुश शासन का आदी था। ये भी कहते हैं कि जो भारत का समाज है, वो हमेशा निरंकुश शासन के अधीन रहा। जनता को या फिर सामान्य कहें कि प्रजा को अधिकार नहीं है। ये भी कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स। तो कुल मिला के प्रशासन ही तय करेगा कि समाज कैसा हो। समाज के सारे नियम कानून कौन तय करेगा? प्रशासन तय करेगा और लोगों को मानना चाहिए उन नियम कानूनों को। इस ऐसी अगर समाज है कोई तो उसको कहेंगे निरंकुश शासन। तो कार्ल मार्क्स भी कह रहे हैं कि जो भारतीय समाज है, मार्क्स का जो दृष्टिकोण है वो कह रहा है भारतीय समाज जो है, वो निरंकुश शासन का आदी है। यहाँ पे लोग निरंकुश शासन को ही मानते हैं, आम जनता की कोई आवाज़ नहीं है। मार्क्स का मानना था कि निजी स्वामित्व होता है तभी समाज में शोषण होता है। मार्क्स क्या है? समर्थक किसका है? समाजवाद का समर्थक है। और किसका है? पूंजीवाद का विरोधी है। अब ये कार्ल मार्क्स क्या कहेंगे कि मार्क्स कहेंगे कि जो पूंजीवाद है, इसी से समाज का शोषण होता है, क्योंकि पूंजीवाद क्या करेगा? केंद्रीकरण करेगा किसका? शक्तियों का, दूसरी संपत्ति का। और इसके वजह से क्या होगा? शोषण हो, जो समाज में जो दलित या पिछड़े लोग हैं, और दलित पिछड़े कहना यहाँ ज़्यादा सही नहीं होगा, उससे ज़्यादा सबसे सही शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो मज़दूर है। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज में मज़दूरों का शोषण हो रहा है। ये पूंजीवादी विचारधारा के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं। और इसी के बेसिस पे आप देखेंगे रूस में या यूएसएसआर में, बाद में यूएसएसआर में क्या होगा? समाजवादी विचारधारा फैलेगी। और रूसी क्रांति के बाद रूस में जिस तरह से विकास होगा, औद्योगिकरण की भी एक लहर आएगी। उन सब ने ये साबित साबित किया कि समाजवाद अच्छा है समाज के लिए। तो मार्क्स क्या कह रहे हैं कि जो निजी स्वामित्व है, उससे क्या होता है? समाज में शोषण होता है और जिससे वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। फिर ये कह रहे हैं कि भारतीय समाज में निजी व्यक्तियों को शासन नहीं था, अतः भारत में परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब समाज में जो निम्न वर्ग है, उसको समाज में शासन में कोई स्थान नहीं मिला, इसलिए भारतीय समाज में परिवर्तन नहीं हुआ। ये मार्क्स का दृष्टिकोण है। हेगल का दृष्टिकोण भी यही है कि परिवर्तन नहीं हुआ। क्रिश्चियन लेशन का दृष्टिकोण है कि थोड़ा-थोड़ा हुआ, परिवर्तन हुआ पर बहुत थोड़ा-थोड़ा हुआ। और मार्क्स की विचारधारा कह रही है कि परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हीगल के दृष्टिकोण में और मार्क्स के दृष्टिकोण में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? हीगल क्या कह रहे हैं? ये पश्चिमीकरण को प्रमोट करेंगे। हीगल क्या करेंगे? पश्चिमीकरण को प्रमोट करेंगे। मार्क्स क्या करेंगे? मार्क्स समाजवाद को। हीगल के दृष्टिकोण को देखेंगे तो इसमें क्या है? निजी हित है। ये निजी हित को प्रमोट कर रहे हैं। और मार्क्स का दृष्टिकोण क्या है? ये क्या करें? ये व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए और कौन-सी व्यवस्था सही है उसके बारे में मार्क्स विचार कर रहे हैं। और इन मार्क्स के पूरे प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स ने जो पूरा अपना सिद्धांत दिया समाज को, उस सिद्धांत को कहते हैं एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण में अगला हम देखेंगे कि ब्रिटिश प्रशासकों का दृष्टिकोण क्या है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। जो विंसेंट स्मिथ तथा एल्फिंस्टन जैसे नस्लवादी ब्रिटिश प्रशासकों का इनका मानना है कि भारतीय समाज सदा स्वेच्छाकारी शासन के अधीन रहा। मतलब भारतीय समाज ने हमेशा दूसरों का शासन अपने ऊपर स्वीकार किया है। और ये कह रहे हैं कि जो भारत का समाज है, इसमें जो सभी अच्छी चीजें हैं, वो यूनान से आई हैं।
मतलब भारतीय समाज में अच्छी चीज़ें नहीं थी, इन्होंने बाहर से आयात की हैं, इन्होंने बाहर से हमेशा सीखी हैं अच्छी चीज़ें, तो हम भी इनको और अच्छी चीज़ें सिखाएँगे। मौर्योत्तर युग को ये क्या कह रहे हैं कि ये अंधकार का युग है और कोई विकास नहीं हुआ। मार्टिन व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड जैसे लेखकों ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि हड़प्पा सभ्यता विदेशी उद्भव का परिणाम है। देखो हड़प्पा सभ्यता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? जब हड़प्पा सभ्यता की बात आती है, जब ये भारतीय समाज में आते हैं, तो ये कहते हैं कि भारतीय समाज तो बहुत पीछे है और इनमें कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ, हम तो प्राचीन काल से ही बड़े सभ्य रहे। अब जब इनको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगता है, तो ये कहते हैं कि देखो हड़प्पा सभ्यता ये भारतीय नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनान से सीखा है और उसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ोकस देंगे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहाँ से आई है हड़प्पा की सभ्यता। तब हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रभाव के कारण हुआ है। तो भारतीय समाज में जो भी अच्छी चीज़ें थी, इन्होंने क्या किया कहा है कि वो पश्चिम से आई है और उसका उदाहरण ये इतिहास में भी देते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, वो भारत की नहीं है। हालाँकि बाद में प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता तो मेसोपोटामिया से भी पुरानी है। तब ये अपनी तर्कों से कुछ पीछे हटते हैं। तर्कवाद जब बढ़ता है, तो ये फिर थोड़ा पीछे होते हैं। बोलते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, आपके यहाँ भी अच्छा था। लेकिन ये पूरी ये कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता बाहर की है। उसके अलावा फिर आप ये भी देखेंगे कि जब आर्यों की बात आएगी, तो आर्यों को भी ये बताएँगे कि पश्चिम से आए हैं। इन सब बातों को ये प्रमोट करेंगे। अब इनके उत्तर में जिन्होंने भारतीय समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हीं के उत्तर में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या कहेगा कि भारतीय समाज हर मामले में अच्छा है। अब इनके साथ भी एक कमी होगी। ये जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लेखक हैं, ये भारतीय समाज को अच्छा बताते-बताते भारतीय समाज की सभी बुराइयों को छिपा ले जाते हैं। या कहीं न कहीं उसको मैनिपुलेट करके दिखाना चाहते हैं समाज को। ये एक्सेप्ट नहीं करते कि भारतीय समाज में भी कभी कोई बुराई थी। ऐसा कोई समाज हो ही नहीं सकता जिसमें कोई बुराई ना हो। इस और यह चीज़ भारतीय समाज में भी लागू होती थी। भारतीय समाज में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, लेकिन कुछ न कुछ तो बुराइयाँ थी, है ना? जैसे जो जो वर्ण व्यवस्था में समस्या थी, उसको ये भी नहीं मान रहे। जो स्त्रियों के साथ, है ना, समस्या थी, उसको भी नहीं मान रहे ये। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लेखक बेसिकली क्या करेंगे, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का उत्तर देंगे, मतलब भारतीय समाज पे या भारतीयों पर लगाए गए आरोपों का ये उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इनमें देखेंगे आप कि राजेंद्र लाल मिश्र, केपी जायसवाल, यूएन घोषाल, नीलकंठ शास्त्री, दत्त मजूमदार, रायचौधरी, चोपड़ा, पुरी और दास, ये सारे लोग अग्रणी हैं जिन्होंने इसको लिखा है या इस दृष्टिकोण के जो संपादक रहे हैं। इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भारतीय समाज राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उपलब्धियों से भरा पड़ा है और ये सारी उपलब्धियाँ गिनवाएँगे। इसमें भी ये वैदिक काल को भी खूब प्रमोट करेंगे। ठीक। केपी जायसवाल ने बुद्धकालीन गणतंत्रों को प्रमाण के तौर पर पेश किया। मजूमदार ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण का उदाहरण लिया, अथर्ववेद का हवाला दिया और ऐतरेय ब्राह्मण में कहा कि दानव व देव युद्ध में देव पराजित हुए। इसकी इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि दानव और देव युद्ध में ये क्या समझाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं, देखो, देवता है, ठीक, इन देवताओं का राजा हुआ है। राजा कौन होता है? इंद्र। जितने भी देवता हैं, उनका राजा कौन होता है? इंद्र। यहाँ ये बताया गया है या जो ऐतिहासिक प्रमाण है धर्म ग्रंथों के आधार पर, वो कहते हैं कि इंद्र क्या है? वो पद है। मतलब इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, ये पद है और इस पद पे कोई भी व्यक्ति पहुँच सकता है। उसको बहुत सारे, एक तरीके से समझ लीजिए, एग्ज़ाम पास करने होंगे, जिसके बाद वो इंद्र बन सकता है। ये कहते हैं कि जो राजा का पद है, देवताओं के राजा का पद, ये सबसे उच्च पद है और देव-दानव युद्ध होते हैं जिसमें क्या होते हैं? देवता पराजित होते हैं। उसके अलावा ये इंद्र वाले पद के लिए ये कहते हैं कि देखो, एक राजा है, राजा बलि का नाम आपने सुना होगा। बाली नहीं है, सुग्रीव का भाई बाली नहीं है, जिसको आपने रामायण में पढ़ा है बलि। और बलि ये कौन है? ये एक तो राक्षस कुल से है। कौन है? राक्षस कुल से है। लेकिन उसके बाद भी ये इंद्र का पद पाता है। कौन? ये राजा बलि, जो राक्षस कुल से उत्पन्न हुआ, पर इसने ऐसे कर्म किए कि उसके बाद भी इसको इंद्र का पद मिला।
इंद्र के पद के विषय में आप अगर एक ग्रंथ जिसको बोलते हैं शिव महापुराण, उसमें भी आप देखेंगे 16 इंद्र की बात करी जाती है। मतलब इंद्र के पद पे कुल 16 लोग बैठे। जैसे टीवी सीरियल्स में आप देखते हैं कि एक इंद्र है वही हमेशा बना रहा, तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इंद्र के पद पर कई लोग आए हैं, तो कुल मिला के 16 इंद्र आए हैं इंद्र के पद पर। और इंद्र का पद कैसे मिलता था? योग्यता के आधार पर। और ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखो राजा बलि में योग्यता थी, राक्षस कुल से भले उत्पन्न था, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको भी इंद्र का पद मिला। क्यों? क्योंकि उसमें योग्यता थी। तो इसके बेसिस पे ये समझाना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हम तो परिवर्तन को स्वीकार ना करने वाले लोग हैं, हम बौद्धिक चेतना को स्वीकार करने वाले नहीं लोग हैं। आप कह रहे हैं कि हम तर्कवाद के विरोधी हैं, हम तर्कवाद को समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो उन सब का ये उत्तर है कि भारतीय समाज हमेशा से तर्कवादी रहा है। जो अगला दृष्टिकोण है, वो मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण है। अब ये क्या है? ये लोग कार्ल मार्क्स को क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं, उनकी विचारधाराओं का एक समूह बन गया। जो उनकी ही विचारों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं मार्क्सवादी विचारधारा, जो मार्क्स की विचारधाराओं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि समाज के उद्भव के साथ ही आर्थिक इतिहास का उदय होता है। डीडी कौशाम्बी, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर इसी मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक हैं। जब से उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की स्थापना हुई, तब से कर्म आधारित समाज का निर्माण हुआ। मार्क्सवादी सामाजिक संघर्ष को इतिहास के केंद्र में रखते हैं। अब देखिए मार्क्सवादी विचारधारा क्या कह रही है? मार्क्सवादी कह रहे हैं कि देखो समाज में क्या होता है ना, आर्थिक भेदभाव होता है। मतलब कुछ लोगों के पास अधिक धन, कुछ लोगों के पास बिल्कुल धन नहीं। केंद्रीकरण है धन का। इस धन के केंद्रीकरण से ही कर्माधारित समाज बनता है। कर्माधारित समाज बनता है और इसी के कारण भेदभाव होता है। भेदभाव होता है और इसी के कारण वर्ग संघर्ष भी होता है। तो कुल मिलाकर जो आर्थिक भेदभाव है, ये मूल जड़ है। इस आर्थिक भेदभाव को अगर मिटा दिया जाए, इसके द्वारा समाजीकरण द्वारा समाजीकरण द्वारा या समाजवादी व्यवस्था द्वारा, जो लक्ष्य है समाजवादी व्यवस्था की आर्थिक भेदभाव को मिटा दो। तो ये कहते हैं आर्थिक भेदभाव को मिटा दो, तो उससे जो वर्ग संघर्ष है और जो भेदभाव की भावना है, ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह हमने देखा है इतिहास लेखन में विभिन्न विचारधाराएं रही हैं, जिसके बेसिस पे इतिहास को लिखा गया है। जब भी एक इतिहासकार इतिहास को लिखता है, तो हमको बहुत बेसिक चीजें समझनी होगी। देखिए, एक क्या है? इतिहासकार है। एक इतिहासकार है, तो वो सबसे पहली बात तो क्या होगा? कोई व्यक्ति ही होगा, ठीक? और व्यक्ति का क्या होगा? बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास होता है और प्लस उस व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास होगा। अब उस व्यक्ति का बौद्धिक विकास कैसे हो रहा है, उसका सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, इन दोनों के आधार पर उस व्यक्ति की क्या बनेगी? विचारधारा। इसमें हम अगर परिस्थितियों को भी जोड़ दें, मतलब किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास किस तरह हुआ है, उसका सामाजिक विकास किस तरह हुआ है और उसके साथ परिस्थितियाँ कैसी रही हैं, इन सब के बाद क्या बनती है? विचारधारा बनती है। और उस विचारधारा के बाद वह लेखन करेगा इतिहास का। यदि मतलब एक विचारधारा बनने के बाद जब वो इतिहास लेखन करेगा, तो कहीं न कहीं जो उसकी विचारधाराएँ हैं, उसके बेसिस पे वो इतिहास लिखेगा। तो जो इतिहास में एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इतिहास किसी एक पक्ष को अधिक प्रभावी ना दिखाए, निष्पक्ष होके इतिहास लिखा जाए। वह जो आधार है, उसको ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको ये भी समझना चाहिए कि इतिहास लेखन में ऐसी कौन-सी मूल बातें हैं, एक ऐसा इतिहास या फिर कह सकते हैं एक संपूर्ण इतिहास समाज को मिल सके। इसी के साथ जो शिक्षक हैं, वो भी जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएँ, तो अपनी व्यक्तिगत विचारों को परे रखकर समाज को उन विचारों के बारे में बताएँ जिससे समाज का हित हो। अपने व्यक्तिगत विचारों को वो अपनी शिक्षा व्यवस्था में न डालें। तो इतिहास लेखन में प्रमुख ध्यान देने योग्य बातें कौन-सी हैं? एक तो हम देखेंगे कालक्रम, जो कालबोध लिखा हो, जिस
समय की बात की जा रही हो, उसमें क्या हो स्पष्टता हो। तो इतिहास लेखन में कालबोध मतलब समय का बहुत महत्व है। दूसरी बात हम देखेंगे कि क्षेत्रबोध मतलब क्षेत्र के जिस क्षेत्र के विषय में लिखा गया हो उसमें भी स्पष्टता हो और ज़्यादा अच्छे ढंग से किसी ने जिस क्षेत्र को परिभाषित किया हो, हम उसको आधार मानेंगे। फिर देखेंगे कि तथ्यों का ब्यौरा किस तरह दिया गया है, तथ्यों के स्रोतों का क्या हवाला दिया गया है, मतलब जो तथ्य दिए गए हैं, उनका सोर्स क्या है और वह सोर्स कितना प्रमाणित है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो ब्यौरों का विश्लेषण किया गया है, जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, वो कितने अच्छे तरीके से किया गया है, मल्टी डायमेंशनल है कि नहीं वो और पूर्वाग्रहों से मुक्त है। पहले से ही किसी विचारधारा को ध्यान में रखकर इतिहास को ना लिखा गया हो। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, इनके बेसिस पे ही हमको इतिहास का अध्ययन करना चाहिए और तभी हम इतिहास को अच्छे तरीके से समझ पाएँगे और उसका उपयोग कर पाएँगे अपने प्रेज़ेंट को बेहतर बनाने में। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना सकें। आप सबका धन्यवाद।